गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले। लेसन का नाम है द्रव्य का मापन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है रासायनिक संयोग का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होता है इसके अंदर? रासायनिक परिवर्तन होते समय पदार्थ का संगठन बदलता है, ठीक है, पदार्थ जो रहता है उसका संगठन बदल जाता है रासायनिक परिवर्तन होते समय। रासायनिक जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या केमिकल रिएक्शन होता है तब उसके बीच में संगठन जो रहता है वो बदल जाता है। इस संदर्भ में मूलभूत प्रयोग 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। इसके बारे में जो जानकारी था वो मूलभूत प्रयोग जो था वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने किया था। यह करते समय उन्होंने इस्तेमाल किए पदार्थ और तैयार हुए पदार्थ को अचूक मापन किया था, ठीक है। क्या बताया इसके अंदर? इस्तेमाल किया हुआ और जो इस्तेमाल करने का जो तैयार हुआ उसका माप किया था, ठीक है, अचूक मापन किया था, मतलब जो चुका नहीं था वो। डाल्टन, थॉमस और रुदरफोर्ड इन वैज्ञानिक ने पदार्थ और परमाणु की रचना का अध्ययन करके रासायनिक संयोग का नियम की खोज की थी, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ऊपर डाल्टन, थॉमस और रुदरफोर्ड, ठीक है, ये सब देखे। फिर बोर्स का भी देखा था हम लोग ने, तो बोर्स नहीं, बोर्स से पहले ही हो चुका था। क्या क्या? डाल्टन, थॉमस और रुदरफोर्ड ने वैज्ञानिक पदार्थ किया था, खोज की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और रासायनिक संयोग का नियम के आधार पर वैज्ञानिक ने विविध यौगिकों अनुसूत्र लिखे, यौगिकों के अनुसूत्र लिखे थे। हमें यह ज्ञात अनुसूत्र के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन करके देखेंगे, ठीक है। उसके आगे देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। पहले यहाँ पे दिया है कृति करो और देखो क्या दिया है। एक बड़े शंक्राकार पात्र में 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें 18 ग्राम पानी डालो, ठीक है। ये सब तुम्हारा कैंसिल है, ठीक है। करो और देखो, हम लोग बाद में देखेंगे लेक्चर जब हो जाएगा, तो एक बार जब सब कुछ रिड्यूस है वो एक बार वीडियो बना के देखेंगे जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि तुम्हारा अभी एग्ज़ाम हो सकता है थोड़े दिन बाद, ठीक है। स्कूल भी हो सकता है, चालू हो सकता है। रासायनिक संयोग के नियम क्या बताया इसके अंदर? देखियो, कैल्शियम का विलयन, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड में तो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल होएगा तो उसके अंदर ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है। उसके अंदर क्या पता है इसके अंदर? कैल्शियम क्लोराइड लिया है, ठीक है, CaCl2 लिया है, उसका विलयन किया है और नीचे सोडियम सल्फेट लिखा है, ठीक है, Na2SO4 दिख रहा है यहाँ पे, उसका विलयन करके रखा है, ठीक है। उसको जब हटा दोगे, ठीक है, सॉरी मतलब एक मतलब अलग अलग रखा है तो उसका वजन कितना है? 30.23 ग्राम है, ठीक है। अगर वही तुम दोनों को मिला दो, NaCl को मिला दो, मतलब NaCl को मिला दो और सॉरी CaCl2 और Na2SO4 को जब मिला दोगे तो उसके अंदर अलग अलग पदार्थ तैयार हो जाएगा, एक NaCl तैयार हो जाएगा और CaSO4, ठीक है। यहाँ पे देखो सफ़ेद सफ़ेद अवशेष दिख रहा है तुम लोग को, देखो छोटे छोटे वाइट वाइट डॉट दिख रहे हैं, तो वो तुम्हारे सफ़ेद अक्षर है, वो CaSO4 है और NaCl जो है वो विलयन है, ठीक है। तो वो तैयार होने के बाद भी तुम्हारा जो जगह है वो 30.23 ग्राम और सॉरी 300.23 ग्राम, तो 300.23 ग्राम ही हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? रासायनिक संयोग के नियम से क्या पता चलता है? तो दोनों का जो वजन रहता है वो चेंज होने के बाद उसका वजन जो रहता है वो उतना ही रहता है, ठीक है, वो चाहे उसका अपना ये चेंज कर ले तो भी। फिर आगे क्या दिया है? द्रव्य की अविनाशिकता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्या होता है इसके अंदर? उपयुक्त कृति में मूल द्रव्य का द्रव्यमान और रासायनिक परिवर्तन से निर्मित हुआ द्रव्य का द्रव्यमान समान है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर दिया 300.23 तो उसका द्रव्यमान जो है वो सेम ही है। 1785 में एंटोनी लवाइजिक, ठीक है, एंटोनी लवाइजर जो था उसने उसने नामक जो फ्रेंच का वैज्ञानिक था, उसने संशोधित निष्कर्ष प्राप्त किया कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी नहीं होती, ठीक है। ये जो एंटोनी लवाइजिए थे उन्होंने ये दर्शाया गया था कि द्रव्य के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी नहीं होती उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होते समय भी। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होने वाला उत्पादों प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान समान होता है। इसी द्रव्यमान ही अविनिश्चितता का नियम कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर? ये जो अभिक्रिया है, अभिकारक और मतलब अभिकारक जो करते हैं रिएक्टेंट और बाद में जो प्रोडक्ट तुम्हारा उत्पाद तैयार होता है उसके कुल द्रव्यमान जो रहते हैं वो समान ही रहता है, समान रहता है, ठीक है। और इसी को इस द्रव्य की अविनिश्चितता का नियम बताया है, ठीक है, अविनाशिकता था। फिर आगे दिया है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, ये द्रव्य के अविनाशिता का नियम था। अभी स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बताया इसके अंदर? फ्रेंच वैज्ञानिक प्रोस्टेट JL प्रोस्टेट है,
ने सन 1794 में स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, कभी क्या था 1794 के अंदर। ठीक है, ये नाम याद रखना, एंटो लावोइज़िए, फिर ये फ्रेंच जो प्रोस्टूट थे, ठीक है, जेएल प्रोस्टूट थे, उनका नाम, फिर समय जो तुम लोग स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब याद रखना। उन्होंने क्या बताया था, यौगिकों के भिन्न भिन्न नमूनों के घटक तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर होता है। ठीक है, क्या होता है, यौगिक के विभिन्न नमूनों के घटक और तत्वों का द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा स्थिर ही रहता है। उदाहरण, किसी भी स्रोत से प्राप्त पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान में अनुपात 1/8 ही होता है। ठीक है, अगर पानी तुम कौन सा भी ले लो कहाँ से भी, तो उसके अंदर हाइड्रोजन H2O से बना रहता है पानी, तुमको पता ही है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड तो H2O से बना था, तो उसके अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात वो सेम ही रहेगा, 1/8 में ही रहेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग से 9 ग्राम का पानी बनता है। ठीक है, तो पानी जब लोगे तो उसके अंदर जब कभी भी देखोगे तो उसके अंदर 1 ग्राम तुम्हारा हाइड्रोजन रहेगा, तो उसमें से 8 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन रहेगा। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात 3/8 में होता है, अर्थात 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम और कार्बन जो रहेगा तुम्हारा 32 ग्राम ऑक्सीजन होएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का बताया 1/8 और 3/8 में दर्शाया है। ठीक है, ये प्रूस्ट साइंटिस्ट ने निकाला था, जेएल प्रूस्ट ने। ठीक है, प्रूस्ट और लावोइज़िए ये दोनों ने मिलके ये सब दोनों जो क्या बोलते हैं सिद्धांत है। ठीक है, अनुपात नियम है, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्य की अविनाशिता का नियम दोनों निकाले थे। फिर स्थिर अनुपात नियम का सत्यापन कैसे किया था, अनेक यौगिक विभिन्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। उदाहरण, कॉपर कार्बोनेट CO3 के विघटन से और कॉपर नाइट्रेट CuNO32 के विघटन से, कॉपर ऑक्साइड CuO से इस यौगिक के 2 नमूने प्राप्त हुए। इन दोनों नमूनों में से प्रत्येक 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया और उसके स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करने पर दोनों में से प्रत्येक 6.4 ग्राम तांबे और 1.8 ग्राम पानी प्राप्त हुआ। ठीक है, ये जब इसका मतलब क्या बोलते हैं रिएक्शन किया तो उसके अंदर 8 ग्राम कॉपर में से 6.4 ग्राम तांबा और 1.8 ग्राम पानी का प्राप्त हुआ जब हाइड्रोजन के साथ उसका अभिक्रिया किया तो। और हमने देखा कि इस आधार पर स्थिर अनुपात का नियम कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये तुम लोग को इसमें दिखेगा क्योंकि सब तुम लोग को पता है 1/8 जो रहता है वो हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन का पार्ट रहता है पानी के अंदर। ठीक है, तो वो आगे दिखा है, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होने से पानी यौगिक और कॉपर तत्व ऐसे दो जो तत्व है वो ज्ञात पदार्थ निर्मित होते हैं। उसमें ये यौगिक पानी H2O में तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1/8 है, यह हमने पहले ही ज्ञात किया। ठीक है, अर्थात 9 ग्राम पानी में 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो 1 ग्राम तुम्हारा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो इसलिए 1/8 ग्राम पानी लिया और उसको 8/9 इंटू 1.8 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 1.6 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन उसमें रहेगा। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अंदर प्राप्त होएगी। ठीक है, 1/8 ग्राम तुम्हारा जब क्या बोलते हैं पानी प्राप्त है तो उसमें से 1.6 ग्राम जो रहेगा तुम्हारा उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के प्राप्त हुई। इसके अर्थ में कॉपर ऑक्साइड के दोनों नमूने में प्रत्येक के 8 ग्राम राशि में 6.4 ग्राम कॉपर और 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर प्रत्येक 8 ग्राम में 6.4 ग्राम कॉपर, तो उसमें से 1.6 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन ही मिलेगा। ठीक है, ये तुम लोग कैंसिल था तो भी लेकिन बता दिया। ठीक है, ये आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड CuO का बताया है। इसके अंदर Cu और O के द्रव्यमान का अनुपात 6.4 और 1.6 है, अर्थात 4.1 है। ठीक है, तो क्या बताया, प्रयोग द्वारा दिखाई गई पदार्थ के विभिन्न नमूनों में घटक तत्वों का द्रव्यमान जो रहता है वो हमेशा स्थिर ही रहता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर के जो पहले से जैसे कि अभी बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बताया, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का बताया, जो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे तो उसका अनुपात में देखोगे तो कार्बन का जो तुम्हारा रहेगा वो 1/3 रहेगा और ऑक्सीजन का रहेगा वो 8 रहेगा। ठीक है, या हाइड्रोजन वाटर ले लिया तो हाइड्रोजन का 1 रहेगा तो ऑक्सीजन का 8 रहेगा। ठीक है, वही यहाँ पे आगे बताया। फिर आगे परमाणु का आकार, द्रव्यमान, संयुक्ता, साइज, मास एंड वैलेंसी। ठीक है, क्या क्या बताया, आकार, द्रव्यमान और संयुक्ता परमाणु के एटम्स के बताया हम लोगों ने देखा था। वापस इसके अंदर थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे क्या क्या बताया इसके अंदर। हमने पिछली कक्षा में देखा है कि परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है। ठीक है, सबको पता है बीचों बीच परमाणु का
नाभिक होता है और नाभिक के बाहर के भाग में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित मूल कण से होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर धन आवेश होता है, उसके आजू बाजू जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ऋण आवेशित होता है। नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन से मूल कण बनते हैं। ठीक है, ये भी देखा था हम लोगों ने, धन आवेशित और जो अनावेशित रहता है। ठीक है, उसके कारण अनावेशित और धन आवेशित प्रोटॉन के कारण सिर्फ अंदर का जो केंद्रक रहता है, ठीक है, वो परमाणु के अंदर नाभिक रहता है वो प्लस साइन में ही रहता है। ठीक है, पॉजिटिव में रहता है, दोनों को मिलकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। परमाणु का आयतन किसी त्रिज्या द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, परमाणु का जो आयतन है उसका टोटल वो किसी त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। त्रिज्या किससे निर्माण होता है, ठीक है, किससे पता चलता है वो दिया गया। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा, ठीक है, हम लोगों ने कक्षा देखा था, 4 कक्षा देखे थे, के एल एम एन। ठीक है, तो वो उसकी बाह्यतम कक्षा मतलब जो तुम्हारा हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा क्या रहेगा, के रहेगा, क्योंकि उसका एक ही रहता है। ठीक है, एटम जो रहता है तो एक ही रहता है, तो उसका बाह्यतम कक्षा क्या हो जाएगा, के, और उसका नाभिक, ये दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी उसके ऊपर उसका जो क्या बोलते हैं आयत है वो डिपेंड रहेगा। तो वही बात बताई इसने। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को पता ही है त्रिज्या तो परमाणु का नाप रहता है वो नैनोमीटर में रहता है, बहुत छोटा रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो त्रिज्या रहती है उसको भी नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। परमाणु की ओजोन अंदाजन आयतन बताया गया 1/10⁹ मीटर इजिकल टू 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि इसको नैनोमीटर नहीं हम लोग को नैनोमीटर में देखते हैं। ठीक है, 1 मीटर इजिकल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। परमाणु की त्रिज्या मीटर में देखेंगे तो 10⁻⁻10। ठीक है, और अगर नैनोमीटर में देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 10 नैनोमीटर। ठीक है, फिर 10⁻⁹ नैनोमीटर मतलब तुम्हारा 1 नैनोमीटर हो गया। फिर 10⁻⁸ मीटर मतलब तुम्हारा 0.1 नैनोमीटर हो गया। ठीक है, तो वही उदाहरण में दिया है क्या, 10⁻⁻10 ये हाइड्रोजन का परमाणु है। फिर पानी का अणु जो दिया है वो 10⁹ है, और हीमोग्लोबिन का अणु दिया है वो तुम्हारा साइज दिया है 10.-8 मीटर। ठीक है, इरिडियम के परमाणु के प्रतिबिंब दिखाया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है वो इरिडियम के परमाणु के प्रतिबिंब दिया है, छोटे छोटे जो गोल गोल है वो। फिर परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होता है, परमाणु जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, प्लीड आयन सूक्ष्मदर्शी, स्कैनिंग टेलिंग सूक्ष्मदर्शी और अत्यधिक सादे के परमाणु का अवर्धित प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो सब क्या बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी उसका नाम लिया है, जिसके अंदर से हमें परमाणु दिखाई देते हैं। अभी परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, आयतन देखा हम लोगों ने, उसकी त्रिज्या देखी, अभी उसका परमाणु का द्रव्यमान देखेंगे क्या रहता है। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट होता है तथा वह प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N के कारण होता है। ठीक है, परमाणु का जो द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है वो किसके आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में, और दोनों को मिलकर न्यूक्लियॉन बनता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ संख्या को परमाणु द्रव्यमांक एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर जिसको ए से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकत्रित रूप से नाभिक के मूल कण मतलब न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा, बताया मैंने भी आगे, जो दोनों को मिलकर क्या होता है, न्यूक्लियॉन बन जाता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, उसके द्रव्यमान कैसे निश्चित करें यह समस्या वैज्ञानिक के सामने भी उपस्थित हुई थी। ठीक है, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उसकी जो द्रव्यमान है उसको कैसे बताएंगे, उससे समझाएंगे, वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक को परमाणु द्रव्यमान का मापन अचूक करना संभव न होने के कारण परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान के मापन के लिए एक संदर्भ परमाणु की आवश्यकता हुई। क्या होता है, उनको बराबर मतलब बताने के लिए अचूक करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके हिसाब से एक एग्जाम्पल लिया। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होने के कारण प्रारंभ में काल में हाइड्रोजन का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया। ठीक है, एक कौन सा भी सबसे इजी लिया, तो हाइड्रोजन था, बहुत हल्का था, उसका उन लोग ने उसके ऊपर रिसर्च किया। जिसके नाभिक केवल एक प्रोटॉन है उसे हाइड्रोजन के परमाणु सापेक्ष द्रव्यमान 1 स्वीकार किया। ठीक है, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है तो इसलिए उसको द्रव्यमान 1 स्वीकार किया। इस कारण सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मार्ग परमाणु द्रव्यमांक ए की जितना बराबर हुआ। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर को 1 बताया तो वही दिया द्रव्यमांक उसका ए कितना बराबर होता है, मतलब जिसका जितना परमाणु रहेगा उसका उतना ही द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 1 मानने पर नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा यह कैसे निश्चित करें।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि परमाणु तो पता चल गया एक है, लेकिन नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा ये निश्चित करना है। ठीक है, तो क्या क्या, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान और 14 गुना होता है, इसलिए नाइट्रोजन के सापेक्ष में द्रव्यमान 14 है। क्या बताया इसके अंदर, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से 14 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, 14 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए उसका मतलब हाइड्रोजन का पता किया, उसके साथ दूसरे को सब रिएक्शन करके उसके से दोनों जोड़ते जोड़ते सबका द्रव्यमान निश्चित किया, तो वो 14 गुना ज़्यादा था, इसलिए नाइट्रोजन का सापेक्ष द्रव्यमान को 14 रखा गया। इसे अनुसार विविध तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निश्चित किए हैं। इस मापन श्रेणी में अनेक तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान अपूर्णांक आए। ठीक है, इसके मतलब इस श्रेणी में सापेक्ष नहीं हुए इसलिए अपूर्णांक आए। इस कारण समयानुसार कुछ अन्य परमाणु का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया गया। ठीक है, दूसरे फिर जो क्या बोलते हैं जैसे एक से कितने बार तुम लोग करते रहोगे तो उसका समय ज़्यादा होने लगा, इसलिए उसकी जगह पे दूसरे परमाणु का चयन किया गया। अंतर 1960 में कार्बन परमाणु का संदर्भ परमाणु के रूप में चयन किया गया। क्या होता है, कार्बन परमाणु को सबसे जैसे कि हाइड्रोजन सबसे नापा जाता था, उसी प्रकार 1961 में कार्बन को चुना गया। तो कार्बन से सबको हम लोग पता करेंगे, कार्बन से हमें पता चलेगा सबका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो इस पद्धति में कार्बन एक परमाणु सापेक्ष द्रव्यमान को 12 स्वीकारा गया। कार्बन परमाणु की तुलना में हाइड्रोजन का सापेक्ष परमाणु 12 गुना ज़्यादा था, इसलिए उसको 12 मतलब 1/12 अर्थात 1 होता है। परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान के आधार पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है। क्या होता है इसके अंदर, परमाणु के द्रव्यमान आधार पर अगर 1 रहा तो एक प्रोटॉन रहेगा, उसके अंदर ही एक न्यूट्रॉन द्रव्यमान रहता है। यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए, उसके परमाणु द्रव्यमान दिए गए। देखो क्या दिया, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, फिर ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं दिया गया, ऑक्सीजन कितना रहता है, 6 रहता है। ठीक है, फिर फ्लोरीन 19, नियॉन 20, मैग्नीशियम सोडियम जो रहता है उसका 23 रहता है, मैग्नीशियम 24, थोड़ा जगह दिया है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 25, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस, ठीक है, तो ये सब का दिया है। सल्फर 32, 35.5, तो 35.5 इसलिए इसको 36 पकड़ा जाता है। तो कुछ तत्व दिए गए, उसके परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, फिर आगे वर्तमान काल में परमाणु के द्रव्यमान का प्रत्यक्ष रूप से मापन करने की अधिक अचूक पद्धति विकसित हुई। ठीक है, अभी उसको और अच्छे से कैसे बिना चूके उसके अंदर हुए कैसे निकाला जाए उसका पद्धति उसके बाद थोड़े दिन बाद विकसित हुआ। इस कारण परमाणु द्रव्यमान के लिए सापेक्ष द्रव्यमान के स्थान पर एकत्रित द्रव्यमान यूनिफाइड मास ढूंढा गया, इकाई दिया गया, स्वीकारा गया। ठीक है, इस इकाई में डाल्टन कहा जाता है। ठीक है, डाल्टन ने खोज किया था इसलिए उसको डाल्टन कहा जाता है। इसके लिए यू प्रतीक की सहायता से किया जाता है। ठीक है, हमने देखा था एक यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम रहता है। ठीक है, तो इसको टोटल ऐसे आगे बड़े में अगर पढ़ोगे तो वही दिया है 1.66 इंटू 1.66903.904 इंटू 10⁻⁻27 बताया गया। फिर आगे तत्वों के रासायनिक प्रतीक संकेत। ठीक है, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सिंबल में बताया गया IUPAC नेम। ठीक है, ये 10वीं में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम लोग को, इसलिए इस पर अच्छे से पढ़ाई करो। देखो क्या दिया है, डाल्टन ने तत्वों को प्रतीक देने के लिए विशेष चिन्हों का उपयोग किया था, जिसे हाइड्रोजन के लिए ऐसा, तो तांबे के लिए C। आज हम IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये फुल फॉर्म है IUPAC का नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा निश्चित किए गए प्रतीक का उपयोग करते। ये आधुनिक नाम में और प्रतीक होने के कारण संपूर्ण विश्व में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे सब जगह से जैसे नाम बदलता है वैसे इसका नाम नहीं बदलने के कारण, इसके प्रतीक होने के कारण सब पूरे विश्व भर में इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान की रासायनिक प्रतीक पद्धति बर्जिलियस द्वारा खोजी गई इस पद्धति पर आधारित है।
इसके अनुसार तत्वों के प्रतीक उनके नामों के पहले अक्षर या पहले और दूसरे अन्य विशेष के अक्षर से दो अक्षर के से पहले अक्षर को बड़ी लिपि और दूसरे अक्षर को छोटी लिपि में दिखाते हैं। ठीक है, क्या बताया, ये सब जो नाम था इसको नाम के पहले अक्षर से नाम बताया जाता था। ठीक है, और जिसका नाम जो पहले अक्षर सेम है तो उसको दो अक्षर से नापा जाता था, जिसके अंदर पहला अक्षर तुम्हारा बड़ा रहता था और दूसरा अक्षर छोटी लिपि में, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखा जाता था। ये हम लोग ने आगे देख लिया। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम Mg रहता है तो M कैपिटल G छोटा। ठीक है, कॉपर Cu रहता है तो C बड़ा U छोटा। ठीक है, फिर तत्व और यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, क्या होता है इसके अंदर, कुछ तत्व के परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या होता है, कुछ परमाणु जो रहते हैं, मतलब तत्वों के परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप रहते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। उदाहरण के लिए हीलियम, नियॉन और अर्थात ये तत्व एक परमाणु अणु अस्वस्थ में होते हैं। ठीक है, ये जो रहते पूरे मतलब स्वतंत्र रूप से रहते, इधर उधर किधर भी टहलते रहते, चलते रहते। कई बार तत्व के दो या अधिक परमाणु के सहयोग से उस तत्व का अणु निर्मित होता है। ठीक है, आता है इसके अंदर दोनों के संयोग से, मतलब दोनों जब जुड़ते तो उसके अंदर के अणु निर्मित होते हैं। ऐसे तत्व बहु परमाणु अणु अस्वस्थ में रहते हैं। क्या होता है इसके अंदर, यह बहु परमाणु और अणु ये अस्वस्थ में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तत्व द्विपरमाणु अणु अस्वस्थ में O2 मतलब जैसे सिंगल नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये एक ही नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत सारे मतलब दो रहते हैं, जैसे बहु मतलब बहुत हो गए और द्वि मतलब दो हो गए, तो इसलिए O2 N2 इस प्रकार में रहते हैं। जबकि भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे के सहयोग करते हैं तब यौगिक अणु निर्मित होते हैं जो सिंगल रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, H रहता है, लेकिन ये सब जो रहते हैं द्वि रहते हैं, इसलिए O2 N2 रहता है। ठीक है, फिर सूची बनाइए, ये कैंसिल है। ठीक है, क्या दिया आगे, अणु, द्रव्यमान और मोल की संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट बताया इसके अंदर। ठीक है, क्या दिया, अणु द्रव्यमान, किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान के अर्थात उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान का योगफल होता है। क्या बताया, किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान नहीं पूछा है, अणु द्रव्यमान पूछा है, तो अणु द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है, एक अणु में जितने भी परमाणु रहते हैं उसके द्रव्यमान के योगफल कितना उसका एक अणु का द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की भांति अणु द्रव्यमान भी डाल्टन में ही नापा जाता है। ठीक है, डाल्टन इकाई में ही नापा जाता है। H2O अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है वो दिया है यहाँ पे, देखो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों घटक रहते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन 1 रहता है, ऑक्सीजन 16 रहता है। ठीक है, अणु में परमाणु की संख्या, अणु में परमाणु की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है, तो उसको परमाणु का द्रव्यमान 2 मतलब गुना इंटू परमाणु की संख्या। ठीक है, तो परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, मतलब परमाणु द्रव्यमान 1 है और उसका संख्या कितना 2, तो गुना करके 2 आया। और तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान है वो 16 है और परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, तो उसको 16 से गुना कर 1 किया। ठीक है, तो घटक का द्रव्यमान कितना है, तुम्हारा हाइड्रोजन का घटक का द्रव्यमान 2 है और तुम्हारा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का घटक का द्रव्यमान 16 है। ठीक है, तो मैं आगे फॉर्मूला दिया, अणु का द्रव्यमान कितना होता है, घटक के परमाणु के द्रव्यमान का योगफल, तो यहाँ पे दोनों का योगफल कितना है, 2 + 16 मतलब 18, तो वही नीचे दिया है। H2O का अणु मतलब H का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 2। ठीक है, मतलब 1 है तो 1 लिखा है और 2 से गुना कर किया। O का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 गुना कर 1 मतलब 16। ठीक है, तो 16 + 2 कितना हो टोटल 18, तो अणु का द्रव्यमान ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला, परमाणु का द्रव्यमान गुणिले परमाणु की संख्या और दोनों का फिर योगफल प्लस करते थे। ठीक है, दोनों का मतलब जो परमाणु का द्रव्यमान रहेगा उसका और परमाणु की संख्या को गुना करके दोनों का प्लस कर देंगे तो वो तुम्हारा रहेगा। ठीक है, H2 अगर 1 रहा तो सिर्फ वही का गुना करके डायरेक्ट आ जाएगा उसका। अगर 2 घटक रहेंगे तत्व के तो वो 2 का, या 3 घटक रहेंगे तो 3। ठीक है, 3 नहीं रहता, मोस्टली 2 ही रहेंगे। फिर आगे दिया है परमाणु द्रव्यमान, H1 ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, पोटेशियम 39, सल्फर 32, कैल्शियम 40, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27। वही अनुसूत्र यहाँ पे निकालने को बोला NaCl। ठीक है, NaCl तो Na और Cl हो गए, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 23 और 35 मतलब 58.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो Mg कितना रहेगा 1, तुम्हारा 24, Cl2
ठीक है। Cl2 मतलब 35.5 इंटू 2, तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 71, ठीक है। तो 71 प्लस 2495, ठीक है। तो MgCl2 का टोटल तुम्हारा जो अनुसूत्र रहेगा वो तुम्हारा 91 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 95 हो जाएगा। फिर करो और देखो ये तुम्हारा कैंसिल है, विचार कीजिए, बताइए। तो आगे क्या दिया है, तत्व या यौगिक जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तब उनके परमाणु और अणुसूत्र में अभिक्रिया होती है, तब उनके परमाणु अणुसूत्र की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। क्या होता है, तत्व या यौगिक जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तब उनके परमाणु और अणु में अभिक्रिया भी होती है, इसलिए क्या होता है, परमाणु और अणु की संख्या ज्ञात करना पड़ता है, तभी हमें उसका मतलब उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया करने में आसानी होगा, जब हम लोग को सब कुछ पता रहेगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया करते समय परमाणु अणु की गिनने की अपेक्षा रासायनिक का मापन करने के उपयोग करने की सुविधाजनक होता है, ठीक है। वही बताया मैंने अभी, जो उसका परमाणु अणु अगर ज्ञात कर लेंगे तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए सुविधा मतलब अच्छी हो जाती है। इसके लिए मोल संकल्पना का उपयोग करते हैं, ठीक है। अभी हमें को पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए मोल संकल्पना का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसका गुणा करके द्रव्यमान निकालते हैं योगफल करके। मोल किसी पदार्थ की वो राशि होती है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के डाल्टन में मापा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान ग्राम में और उसका जो मोल रहता है वो डाल्टन में माना जाता है, मतलब उसके बराबर रहता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु द्रव्यमान 32 है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन को अर्थात 1 मोल ऑक्सीजन कहा जाएगा, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन को अर्थात 1 मोल ऑक्सीजन कहते हैं। पानी का अणु द्रव्यमान 18 है तो उस कारण 18 ग्राम पानी का अर्थात 1 मोल पानी कहा जाएगा, ठीक है। तो जितना मतलब एक उसका अणु का द्रव्यमान जितना रहेगा उसका 18 रहेगा, तो 18 32 रहेगा तो 32, 36 रहेगा तो 36, उसको उतना पूरे को 1 मोल ही माना जाएगा, मतलब उसका 1 मोल इतना पानी का द्रव्यमान है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, यौगिक के 1 मोल का अर्थात यौगिक के अणु द्रव्यमान के मान के बराबर ग्राम है। यौगिक का द्रव्यमान होता है मोल, ठीक है। यह इकाई है मोल, मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो मोल में जाता है। कैसे नापा जाता है, पदार्थ के मोल की संख्या पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का अणु द्रव्यमान, दोनों को भाग किया जाता है, ठीक है। ग्राम का द्रव्यमान अपॉन अणु का द्रव्यमान होता है, वो भाग करके हमें पदार्थ के मोल की संख्या मिल जाएगी, छोटी एन, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे एवोगैड्रो संख्या, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, वो हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सोचिए, संयोजकता, वैलेंसिटी, ठीक है, ये सब जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।